आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 9.1.3 एनालिसिस एंड एवेल्युएशन। तो हमारे संस्थान में कार्य का किस तरीके का चल रहा है कामकाज, वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं, या प्रोडक्ट हम या सर्विस जो कस्टमर के हिसाब से उसे देना चाहते हैं, वो हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन करके हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, पता लगता है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका टाइटल है 9.1.3 एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। और जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, इस बार भी आपको ये रिक्वायरमेंट पढ़ के बताऊंगा जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है। तो क्लॉज नंबर 9.1.3 एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। The organization shall analyze, evaluate appropriate data and information arising from monitoring and measurement. The results of analysis shall be used to evaluate A से लेकर के G तक हैं ये सारे पॉइंट्स, एक एक करके लेता हूँ मैं। A, conformity of products and services. B, the degree of customer satisfaction. C, performance and effectiveness of the quality management system. D, if planning has been implemented effectively. E, the effectiveness of actions taken to address risks and opportunities. F, performance of external providers. And G, need for improvement to the quality management system. तो ये सारे पॉइंट्स हुए और बहुत छोटा सा नोट है इसके नीचे। मेथड्स टू एनालाइज डेटा कैन इंक्लूड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, क्योंकि डेटा को हमें एनालाइज करना है ये सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे अब चर्चा करते हैं विस्तार में इसके क्लॉज के बारे में। तो एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन जो है इसका टाइटल है, मतलब ये कि हमें एनालाइज करना है और चीज़ों को एवेल्युएट करना है। तो बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं एवेल्युएशन के लिए। तो ये जो है रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस शैल बी यूज्ड टू एवेल्युएट, ये सारे मुद्दे एक एक करके लेते हैं हम। ए, कंफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि जो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो कस्टमर के और जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसिफिकेशन बना के दी है उसके हिसाब से है कि नहीं है। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो तभी मिलेगा जब प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के हिसाब से होगी, या जैसा ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन करके कस्टमर को देना चाहिए उसके हिसाब से होगी। तो कंफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये पहला मुद्दा हुआ। दूसरा है डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, किस हद तक कस्टमर सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट से या हमारे सर्विस से। तो वो फीडबैक लेना होता है, उसे एनालाइज करना होता है। पिछले क्लॉज में हमने डिटेल में बात की थी इसके बारे में। अब आ जाइए सी के ऊपर, द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने बनाया है अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, बनाने के लिए, देने के लिए, वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कि जो आपको आउटपुट देना चाहिए वो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो आउटपुट जैसा कि आपने सोचा था वैसा आउटपुट आप दे पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप इफ़ेक्टिव हैं, और अदरवाइज आप इफ़ेक्टिव नहीं हैं। तो ये हुआ परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमें देखना होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विस हैं वो इसके हिसाब से हैं कि नहीं, कस्टमर के हिसाब से, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं। अब आ जाइए डी के ऊपर, इफ प्लानिंग हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तो आपने बना दिया, प्लानिंग भी कर ली इम्प्लीमेंटेशन की, मगर उसके इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग का कैसा हो रहा है, आपके लोग काम उसके हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो देखना होगा। तो ये जो है प्लानिंग हैज़ बीन इफेक्टिव और नॉट, इसका पता लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्लानिंग के हिसाब से काम हुआ कि नहीं हुआ, और फिर प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से
मिले कि नहीं मिले, उनको संतुष्टि हुई कि नहीं हुई। तो ये सब चेक करने से हमें पता लगेगा कि हमारा सिस्टम इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाया या नहीं। अब अगले पॉइंट पे आ जाइए आप, ई के ऊपर, इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शंस टेकन टू एड्रेस रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। कोई भी काम करने में कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल होती हैं उसको काम करने के दौरान। तो हम जो हैं किस हद तक इफ़ेक्टिवली इन चीज़ों को एड्रेस कर पाए कि रिस्क जो हैं उनके बारे में पूरी तौर से सजग हो करके और पता लगा करके और उसको राइट डाउन करके सबको समझा करके कि भाई इस तरीके का रिस्क इस काम में हो सकता है, तो इससे सावधान रहें। तो वो अगर हम हर तरीके से इसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो ये फिर कस्टमर के लिए भी ठीक होगा, क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस उसको ठीक मिलेगी, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी और उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये हुआ हमारा सी, दी परफॉर्मेंस ऑफ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और डी पे आ जाएं, इफ प्लानिंग हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, कि जो प्लानिंग की थी वो हमने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट की या नहीं की, इसके बारे में हमें एनालाइज करना है। और ई है इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शंस टेकन टू एड्रेस द रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो जो रिस्क हमारे काम में थे या हमारे को जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती थी उस दौरान पे, उसको हमने कैसे टैकल किया है, उसके बारे में हमने कैसे सोचा और कैसे उन चीज़ों के ऊपर हमने काम किया। तो रिस्क्स भी और अपॉर्चुनिटीज़ भी दोनों को मद्देनज़र रखते हुए उनको एनालाइज करना है और उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है इन चीज़ों को, ताकि रिस्क जो है अगर है कोई तो उसको हम दूर कर सकें, अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसका लाभ उठा सकें। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आ जाइए, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स से लेते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि मेंटेनेंस की कुछ सर्विसेज हो सकती हैं, या आपके मैन पावर सप्लाई के बारे में हो सकता है। तो परफॉर्मेंस जो है वो एक्सटर्नल प्रोवाइडर की किस हद तक हम उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। तो एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स की परफॉर्मेंस को भी हमें मॉनिटर करना होता है, और मॉनिटर करने के लिए कोई क्राइटेरिया ले डाउन करते हैं कि भाई ये क्राइटेरिया हमारा है कि अगर ऐसा करेंगे वो तो हम उनको इतने पॉइंट्स देंगे, ऐसा करेंगे तो इतने पॉइंट देंगे, और अगर इस तरीके की कोई चीज़ गलती होगी तो इतने पॉइंट काटे जाएंगे। तो इस तरीके से उसका एक क्राइटेरिया बना करके और फिर उनको परफॉर्मेंस एक्सटर्नल प्रोवाइडर की हमको जज करनी होती है। एक्सटर्नल प्रोवाइडर को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ तो हमारे पास अवेलेबल होगी नहीं। कोई ऐसी सर्विस हो सकती है, मैन पावर सप्लाई की हो सकती है, टूल्स एंड टैकल्स के बारे में हो सकती है, मटेरियल सप्लाई के बारे में हो सकती है। तो जो भी हमारे ये एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हैं, जो भी प्रोवाइड करते हैं वो, या डायरेक्टली कुछ प्रोडक्ट भी सप्लाई कर सकते हैं वो, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसको हमें एवेलुएट करना है, और इसके लिए क्राइटेरिया बना करके और क्राइटेरिया के हिसाब से उन्हें नंबर दे करके टाइम टू टाइम उनका एवेलुएशन हमें करना है। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे, द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब चीज़ें हमने देख ली और एनालाइज कर ली, और इनसे हमें पता लगा कि कहीं ना कहीं कोई कमी है हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। तो कहाँ पे ज़रूरत है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने की, उसको हमें ध्यान करना है, और वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हमें इम्प्रूव करके उन लोगों तक पहुंचाना है जो कि इस काम को कर रहे हैं। तो जो भी ऑपरेशंस को कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, उनको किसी भी इम्प्रूवमेंट के बारे में हमें लिखित रूप में बता करके और उसको इम्प्लीमेंट कराना है, ताकि जो इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए
वो लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको समझ में आए कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है और वो इसको इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट, नीड फॉर इम्प्रूवमेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा इफ़ेक्टिव तो तभी माना जाएगा जबकि हमारी जो सर्विसेज है या प्रोडक्ट हैं वो कस्टमर के हिसाब से हों, कस्टमर हमारा खुश हो, हैप्पी हो और हमें अच्छे रिमार्क्स मिलें कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड है। और ये नोट दिया हुआ है नीचे कि एनालिसिस जो करना है हमें डेटा का, उसके लिए हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बार चार्ट बनाना या डेटा एनालिसिस करना या किसी भी तरीके से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो हम कर सकते हैं इसको एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन के लिए। तो ये है टोटल एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन के बारे में क्लास, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मगर फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आई तो इसी वीडियो के नीचे आप लिख दीजिए, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि दोबारा से और डिटेल में समझाऊं आपको, ताकि आपकी समझ में आ जाए। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिए, मुझे लाइक ज़रूर दीजिए, और मेरे वीडियोस को आपस में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है हमारे और आपके बीच में, जो नॉलेज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो जो भी लोग ISO के कार्य में व्यस्त हैं, ISO से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपके संगी साथी हैं या बाहर के जो भी लोग हैं, तो उनके साथ मेरे वीडियोस को साझा करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप बिना देरी के मेरा वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस देखने के लिए, और मिलते हैं फिर अगले संडे अगले क्लास के ऊपर, जो कि है 9.2 इंटरनल ऑडिट। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो अगले संडे मिलते हैं इस इम्पोर्टेंट क्लास के बारे में डिस्कशन करने के लिए। और बाय बाय, नमस्ते, वेट टिल नेक्स्ट संडे, बाय बाय।